दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के अंतिम भाग के बारे में। इसमें 3 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहली चर्चा करेंगे छोटा नागपुर के पठार के बारे में, दूसरी चर्चा करेंगे शिलांग के पठार के बारे में, और तीसरे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण भारत के में जो पर्वत हैं, चोटियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जब हम छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे कि ये किस राज्य में स्थित है और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का रूर किसे कहा जाता है। उसके बाद जब हम शिलांग के पठार के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर गारो, खासी, जयंतियाँ और उनकी जनजातियाँ तथा वहाँ पर स्थित चोटियाँ और शिलांग के पठार के बारे में अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और जब हम तीसरे पार्ट में बात करेंगे तो इसमें नल्लामलाई, महेंद्रगिरी, जवादी, सेवराय, अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। छोटा नागपुर का पठार। तो पहला प्रश्न उठता है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जैसे ही छोटा नागपुर की बात आती है तो लोग समझ लेते हैं ये महाराष्ट्र में है, लेकिन ये गलती है। कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। और झारखंड कहाँ पर है? तो मैप में आप देखेंगे झारखंड ये राज्य है, इसकी सीमाएं कुछ ऐसे ऐसे करके हैं। तो ये झारखंड है, झारखंड। अब प्रश्न होता है कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं छोटा नागपुर के पठार में। तो छोटा नागपुर के पठार में पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग और रांची, ये इतने जिले आते हैं छोटा नागपुर के पठार में। दोस्तों इस छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर। रूर क्यों कहा जाता है? दरअसल में रूर एक जर्मन का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? ये जर्मनी का क्षेत्र है, जर्मन का क्षेत्र है। तो जिस तरीके से जर्मन में रूर क्षेत्र में बहुत सारे खनिज संसाधन छुपे पड़े हैं, यानी अंदर हैं पृथ्वी के, तो उसी तरीके से झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में इन जिलों में कौन से? पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग, रांची, इन क्षेत्रों में बहुत सारे संसाधन छिपे पड़े हैं और इस कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शिलांग के पठार के बारे में। किसके बारे में? शिलांग के पठार में। शिलांग का पठार। अब पहला प्रश्न उठता है, शिलांग का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगर शिलांग के पठार के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 2 जिले देखने पड़ेंगे। वैसे आप शिलांग समझेंगे तो राजधानी मेघालय को समझेंगे, लेकिन अगर हम पठार के बारे में बात करें तो ये 2 राज्यों में है, मेघालय और दूसरा राज्य है असम। कौन सा है? असम। तो ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे यहां पर 3 क्रम से चोटियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, जो कि हमने पिछली क्लास में हमने यहां पर समझाया था। और इन्हीं गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नोकरेक, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1515 मीटर के आसपास है। तो यहां पर अगर पहाड़ियों के नाम देखें, गारो, खासी और जयंतियां। अब ये तो तीनों जो है ये 2 पूरी तरह से कहां पर हैं? ये मेघालय में है, और ये जो है असम, मेघालय, पूरी तरह से मेघालय और कुछ भाग असम में है। और आगे जो है रेगमा का पठार पर, रेगमा क्षेत्र पड़ जाएगा। कौन सा? रेगमा। और रेगमा जो है कहां पर है? असम में है। तो कहां पर है? असम में है। तो उसके बाद अगर यहां पर
सबसे मेघालय की अगर सबसे ऊंची चोटी देखी जाए, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी तो नोकरेक है। नोकरेक, नोक याद रहेगा आपको, नोकरेक। तो नोकरेक जो है मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरीके से पूछा जाता है मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरेक है। और इसकी ऊंचाई 1515 मीटर के आसपास है, 1515 मीटर के। तो ये मेघालय का पठार है। और इसी शिलांग के पठार को ही प्रायद्वीपीय पठार का सबसे अग्रणी भाग माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी भाग माना जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है। अब दोस्तों आपको समझना होगा कि पूछा जाता है क्वेश्चन, गारो जनजाति कहाँ रहती है। तो गारो जनजाति गारो पहाड़ी पर रहती है। अगर पूछ लिया जाए किस राज्य में है, तो मेघालय में। खासी जनजाति कहाँ पे रहती है, तो कहाँ रहती है, मेघालय में रहती है। और जयंतिया जनजाति कहाँ पे रहती है, मेघालय में। पहाड़ी भी है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन्हीं पहाड़ियों के बीच में दुनिया का वो स्थल मौजूद है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसे हम चेरापूंजी, और इसी के बगल में मासिनराम, ठीक है ना, मासिनराम भी स्थित है। तो यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से छोटा नागपुर का पठार हो गया और शिलांग का पठार हो गया। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत के इस क्षेत्र के जो पठार है, अर्थात ये दक्कन का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार के पूर्वी भाग में आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कुछ पर्वत चोटियाँ मिलेंगी जिसका नाम है पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट के बारे में हम आगे चल के डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। फिर भी हमें कुछ नाम बताने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दक्कन के पश्चिमी भाग में इस तरीके से इसे पूर्वी घाट कहा जाता है, पूर्वी घाट। और इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। अब ये पूर्व में तो पूर्वी घाट हो गया, ये हो गया पश्चिम में, और बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाया, दक्कन का पठार। और प्रश्न पूछा जाता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं, तो ये मिलती है नीलगिरी की पहाड़ी पे, नीलगिरी की पहाड़ी पे। तो एक प्रश्न और पूछा जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी कितने राज्यों में स्थित है। तो अगर राज्य देखेंगे तो यहां पर 3 राज्य हैं जिनमें से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन कौन से हैं राज्य देखें तो राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है और कि किन किन राज्यों में ये स्थित है। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अगर इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाए कि कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। तो नीलगिरी पहाड़ी के बारे में हम आगे चल के और डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी के दक्षिण में एक दर्रा स्थित है और इस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। प्रश्न पूछा जाता है नीलगिरी के दक्षिण में कौन सा दर्रा स्थित है, तो पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा के नीचे एक पहाड़ी है जिसका नाम है, पर्वतमाला है जिसका नाम है अन्नामलाई। तो प्रश्न ये पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो ये अन्नामलाई ही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस चोटी का नाम है अनाईमुडी, अनाईमुडी। और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर।
कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर है, 2695। तो ये ऊंचाई और आपको ये ऊंचाई लगभग आसपास मिलते हैं। तो 2695 जो है अनाई मुडी है। अब याद रखिए अन्ना की मुंडी सबसे ऊपर है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अनाई मुडी। अब यहां पर ये दक्षिण भारत के और कुछ यहां पर भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो एक उड़ीसा में पड़ेगी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहां पे पड़ेगी? पूछा जाता है महेंद्रगिरी पर्वतमाला कहां पर है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। फिर अगला है नल्लामलाई। नल्लामलाई, तो नल्लामलाई कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। फिर अगला है पालकोंडा, तो ये कहां है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद अगली जो पर्वत श्रृंखला है वो है, इसका नाम है जवादी। कौन से हैं? जवादी। तो जवादी जो है ये 2 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्य में? ये आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु, 2 राज्यों में स्थित है। उसके बाद है सेवराय। सेवराय कहां पर है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। अब देखिएगा, तो यहां पर इसको एक बार और देखें, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, तो जो कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था। और अलग किसको करता है? नीलगिरी तथा अन्नामलाई को। अब अन्नामलाई के नीचे एक और पर्वत चोटी है जिसका नाम है कार्डमम की पहाड़ियां। कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी या इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। अंग्रेज यहां पर इलायची उगाया करते थे। तो इस तरीके से आपको इस क्षेत्र में यानी दक्षिण भारत के यानी दक्कन के पठार में बहुत सारे आपको देखने को मिला है। अब हम दक्कन के पश्चिमी भाग में देखते हैं। यहां पर यह क्षेत्र काठियावाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? काठियावाड़। और ये पहाड़ी काठियावाड़ में ही पहाड़ी है जिसका नाम है गिर। गिर जो है किसके लिए जाना जाता है? गिर एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से आपका प्रायद्वीपीय पठार में आपके इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।